Hello students, this is another video for probable questions in the examination NEET 2021. But this time we shall be studying few questions from chapter 1, that is Living World. Completely theoretical chapter. Most of the time line based questions are asked which are knowledge oriented. But sometimes you can have a question on understanding type and even application type. Let us deal with all such questions one by one. Biological organization level of living being can be illustrated as. This question is based on knowledge as well as understanding. Organization is of two types. एक जो है उसे मैं बोलता हूं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है उसे मैं टर्म देता हूं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये तीन लेवल्स पे मुझे मिलता है. एक को मैं बोलता हूं सब माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे को मैं बोलता हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड टाइप इज मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे इसका रेफरेंस है. बराबर. एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, protoplasm forms the cellular level. Cells with similar structure and function come together to develop a tissue. Tissues come together to develop an organ. Organs come together to develop an organ system, and these organ systems finally develop an individual. So, the level of organization in ascending order starts from the submicroscopic level, that is atomic level, and it ends at a microscopic level of organization, that is individual. Another important type of question, but this time it is based on understanding part. इस क्वेश्चन का बेसिक प्रिंसिपल ये अंडरस्टैंडिंग का है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. द फर्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट ग्रोथ बट नो सेल डिवीजन. पेज नंबर 4, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1. उसमें ऐसा लिखा है कि लेवल ऑफ सी इंक्रीजेस, माउंटेन पिक इंक्रीज होते हैं, रोड की लेवल बढ़ती है. नॉन लिविंग ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं जो एक्सट्रिंसिक टाइप की होती है, और उसे मैं टर्म देता हूं एक्रीशन, जहां सेल डिवीजन का कोई रेफरेंस ही नहीं है, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. और इसलिए होने वाली एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जिसे हमने एक्रीशन बोला है वो होगी, लेकिन विदाउट सेल डिवीजन होगी. साइटोप्लाज्मिक रोल कुछ नहीं रहेगा. सेकंड स्टेटमेंट की जब मैं बात करता हूं तो सेल डिफरेंशिएशन ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखो, सबसे पहली जो स्टेज होती है ग्रोथ में वो होती है सेल का डिवीजन. माइटोसिस एक कंसीडर करके चलते हैं, ये नया सेल बना. ये सेल अब फेज ऑफ इलोंगेशन में जाकर ये साइज में बड़ा हो गया है. अब इस सेल का मैच्योरेशन जब होगा तो इसमें ऑर्गन, ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल, ये सारा पार्ट डेवलप हो गया. बट देयर इज थीन लाइन बिटवीन मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन. मैच्योर होने वाली सेल विल बिकम आइदर द पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू.
It may develop as parenchyma, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम कंपोनेंट. इसे मैं डिफरेंशिएशन बोलता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा. और इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में मेरा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और मेरा स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन is used, बराबर, and a question of understanding is being asked, बराबर. अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझो. What can be understood by the statement nothing lives forever yet life continues? Basically, no one in the world is immortal. But you know, every rule has exception. अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, ये जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है जो बाइनरी फिशन की प्रोसेस करते हैं, इनकी डेथ नहीं होती. बाकी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है. बट जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में ऐसे बोला गया है, टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द ओन काइंड. जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगैमी यानी गमेटिक फ्यूजन की प्रोसेस होती है. गमिट्स हम लोग जानते हैं हैप्लॉइड होते हैं एंड दे शो प्रेजेंस ऑफ set of chromosome and chromosomes are vehicles of heredity. और इसलिए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, जीन्स के फॉर्म में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्मल रेस जो है वो चलती है, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होते रहता है. और इसलिए कोई परमानेंटली जिंदा ना रहे बट अपनी स्पीशीज को वो कंटिन्यू करता है और पॉपुलेशन से होने वाले लॉस को ड्यू टू डेथ ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कॉम्पेंसेट करती है. और इसलिए नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. ये पूरे तरीके से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कहीं पे भी मल्टीपल चैप्टर लिंक का कोई पार्ट नहीं. हमें पूछा है कि नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टन यूनिवर्सल रूल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? तो उसका पहला रूल ही है ये कि बायोलॉजिकल नेम्स आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. मोस्ट ऑफ द बुक्स से दैट कि दे आर फ्रॉम ग्रीक एज वेल एज लैटिन लैंग्वेज, एंड देयर आर सर्टन बुक्स व्हिच से दैट they are sometimes Latinized forms of English words. The great banyan tree in India, दुनिया का सबसे बड़ा बनियान ट्री, फाइकस, क्या नाम है उसका? फाइकस बेंगालेंसिस. अब ये जो बेंगालेंसिस है, दिस इज लैटिनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड दैट इज बंगाल. कोलकाता के पास शिवपुर में इंडियन बॉटनिकल गार्डन में ये है, बंगाल में है. बंगाल के वजह से बेंगालेंसिस. पीपल के पेड़ का रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखते हुए लैटिनाइज्ड वर्ड बनाया गया रिलीजियोसा. और इसलिए ये जो बोला गया है कि दे कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नो नो नो, दे आर फ्रॉम ग्रीक और लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश वर्ड, जैसा मैंने यहां बोला है. Another question, consider the following statements. अब यहां पे भी स्टेटमेंट बेस्ड ही पार्ट है, बट लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट बेस्ड था दैट वाज रिलेटेड विथ अंडरस्टैंडिंग, बट दिस टाइम अगेन इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज पार्ट. आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, उसको अप्लाई करना है, बट नॉलेज अप्लाई करना है. Herbarium is a collection of praised, dried and preserved plants. This statement is correct. Herbarium शीट पे हम लोग ये सारा प्लांट प्रिजर्व करके लगाते हैं, चिपकाते हैं, इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं उसकी. In a herbarium,
द प्लांट्स आर माउंटेड ऑन आयरन शीट इज रॉन्ग। देखो वर्ड घुमाया, एक वर्ड घुमाया, बराबर। आयरन शीट पे नहीं होता है बेटा, ये सारे जो होते हैं वो पेपर शीट पे लगाए हुए होते हैं, जिसका डायमेंशन है 29 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, बराबर। और नीचे एक लेबल भी होता है, और हर्बेरियम शीट के सेंटर में प्लांट को चिपकाया जाता है। और इसलिए आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, herbarium sheets are arranged according to the system of classification and should have information about. This is the most important part. ये सबसे important question है। आप क्वेश्चन को समझो। Herbarium sheets are arranged according to system of classification, ये आपको हिंट दिया गया है इस क्वेश्चन में। And should have information about, ये आपके नॉलेज को टेस्ट किया है, बराबर। दो अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है। यहां आपको हिंट देके आपके नॉलेज का एप्लीकेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग देखा गया है, और इस पार्ट से आपको यहां नॉलेज बेस पार्ट दिया है। तीन चीजें एक साथ कपल की है एग्जामिनर ने, बराबर। अब हर्बेरियम शीट्स पे क्या क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट होता है, उसका कॉमन नेम या वर्नैक्युलर नेम होता है, उसकी फैमिली होती है कौन सी है, लोकेलिटी होती है कि आपने कहां से उसको कलेक्ट किया, बराबर। डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन नंबर की कौन से नंबर का प्लांट है ये मेरा, नेम ऑफ कलेक्टर है, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे जाते हैं ऑप्टिकल यानी जो विजिबल है वो, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बराबर। ये ऑप्शनल है। प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑप्शनल ही होता है, उसके साथ जनरली फील्ड डायरी बनाई जाती है। मैं आपको बताता हूं, फील्ड डायरी में हर्बेरियम शीट का नंबर डालकर उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की लिखी जाती है। अब यहां चारों ऑप्शंस आप लोग देखें तो सॉल्यूशन में दिए हुए और मैंने बोले हुए सारे पॉइंट्स यहां पे है, बट पता है यहां आंसर किस बेस पे जाएगा? फाइलम नहीं होता, क्लास नहीं होता, बराबर, ऑर्डर नहीं होता। जो होता है वो फैमिली होती है, और इसलिए एग्जामिनर ने आपके अंडरस्टैंडिंग को नॉलेज के साथ कपल किया, और इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम शीट पे कभी भी फैमिली और बायोलॉजिकल नेम ये छोड़ के टैक्सोनॉमिक हायरार्की का कोई पार्ट नहीं लिया जाता, बराबर। फैमिली नेम बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसलिए अब जब हम लोग आंसर मार्क करना शुरू करते हैं ना, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखना चालू करते हैं, यस, टाइम एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, कलेक्टर्स नेम देखते बीच का वर्ड छूट जाता है, और आप देखो कि बराबर कलेक्टर्स नेम के पहले वो वर्ड दिया हुआ है जिसके तरफ हम लोगों का ध्यान पढ़ते वक्त नहीं जाता। इसको मैं गूगली बोलता हूं। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन लीनियर हायरार्की। टेक्स्ट बुक ने कभी भी लीनियर हायरार्की ये वर्ड यूज ही नहीं किया, टेक्स्ट बुक ने यूज किया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई, वर्ड चेंज करके आपको दिया लीनियन, और यहां पे बुक में है टैक्सोनॉमिक। वी नो दैट देयर आर 7 एब्सोल्यूट कैटेगरीज इन द क्लासिफिकेशन, और जब हम लोग उनको असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं लेके, तो स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, एनिमल है तो फाइलम आएगा, प्लांट है तो डिवीजन आता है, और ऊपर आता है किंगडम। सो एक इजी क्वेश्चन को बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करके गलत पार्ट के तरफ ले जाने का पार्ट भी हो सकता है, बराबर। यहां ये ऑप्शन कोई नहीं लेगा क्योंकि वो सीक्वेंस पढ़ता है, बराबर। अब यहां देखो, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, क्लास, फैमिली, स्पीशीज। अगेन बच्चा ये दो पार्ट पे हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं।
और इसलिए एक सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से डिफिकल्ट बनाया गया, एक वर्ड को चेंज करके, इसका ये एग्जांपल है। क्वेश्चन नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब तक दो क्वेश्चन की बात हो रही थी, दो स्टेटमेंट की बात हो रही थी, अभी चार स्टेटमेंट की बात हुई है। लोअर द टैक्सॉन, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। टेक्स्ट बुक की लाइन एज इट इज उठाई है, लाइन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा मैं इसे बोलता हूं। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Order is the assemblage of genera which exhibit a similar character. Order is not the assemblage of genera. Order is an assemblage of different families which are related in some characters. और इसलिए मेरा statement 2 is wrong, incorrect. Cat and dog are included in the same family, Felidae. No, no, no. Cat and dog, they belong to two different genera, two different families, बराबर। जैसे कैनिस फैमिलियरिस ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो, या फिर फेलिस डोमेस्टिकस हाउस कैट, तो इनकी फैमिली रिस्पेक्टिवली ये कैनिडी और फेलिडी आती है। सो हाउ दे कैन बी इंक्लूडेड इन सेम फैमिली, फेलिडी और फेलिडी, बराबर। इसलिए स्टेटमेंट 2 और 3 रॉन्ग हो गए। अब स्टेटमेंट 2 और 3 रॉन्ग निकले हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, ये तो वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट है, और इसलिए मेरा आंसर ये है 2 एंड 3। स्टेटमेंट इनकरेक्ट ढूंढना बहुत इजी है, बट करेक्ट स्टेटमेंट करना उसको, ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे जो लाइन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक का हमें सारा पार्ट अच्छे से पता रहना चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन हमारा मैच द कॉलम्स और नॉलेज बेस्ड। मैच द कॉलम में मैच द कॉलम और यूज किया है नॉलेज को, बट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देते हुए एक पॉइंट पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर में ट्विस्ट दिया है। हर्बेरियम, हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर dried and pressed plant specimen are mounted, so A will be 3, there is no doubt about it, बराबर। म्यूजियम, मैं की पे बाद में आने वाला हूं। म्यूजियम इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्पेसिमन है वहां पे 1, बराबर। अब वैसे देखा जाए तो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन ना तो ये ऑप्शन में ना तो ये ऑप्शन में, ये कट हो गए मेरे। जहां मुझे कंफ्यूजन हो सकता है ना, वो म्यूजियम और हर्बेरियम नहीं, वो कैटलॉग है, और इसलिए एक बार मेरा कैटलॉग का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मेरा आंसर निकलता है। कैटलॉग क्या है? अ लिस्ट ऑफ एन्यूमरेट्स और लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स methodically all the species found in an area with a brief description aiding identification. कैटलॉग्स होते हैं दुकानों में, बराबर, जहां हमें उसके कोड नंबर्स मिलते हैं और उसका डिटेलिंग फिर देखा जा सकता है, बराबर। अब बारी है की। आंसर तो निकल गया बेटा, बट की इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अ बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेटिव्स, मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। इतना कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेटिव्स, टेक्स्ट बुक ने क्या बोला है? टेक्स्ट बुक ने इसे बोला है कपलेट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का कपलेट, और यहां एग्जामिनर ने लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेटिव्स और अल्टरनेट्स ऐसी बात की है, एंड विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सा। इस कपलेट में से हम लोग एक स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसे लीड बोलते हैं, जो अपने आप में 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चंस है, बराबर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, विच स्पेशल फीचर इज इंडिकेटेड बाय द नेम साइसर एरिएटिनम एल। हमने रूल्स में पढ़ा है नॉलेज बेस्ड, हमने रूल्स में पढ़ा है कि साइंटिफिक नेम के एंड में एब्रिवेटेड फॉर्म में
उस साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है जिसने वो नाम दिया है। साइसर एरिएटिनम इज गिवन बाय लीनियस, और इसलिए एब्रिवेटेड फॉर्म में एल ऐसे लिखा है। आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल कौन सा है? आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है मैंजीपेरा इंडिका लेन, वो ऐसे दिया है। बट लिन इज ऑल्सो करेक्ट, एल इज ऑल्सो करेक्ट, बराबर। ऐसे और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर पे है। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे मैंने बात की है, बराबर। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां चार में से दो ऑप्शंस रॉन्ग तो होते हैं, बट वो रॉन्ग ऑप्शंस भी क्वेश्चन बनाने के लिए, कोई दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। और एक जो नियरर टू द आंसर होता है उसे भी हम लोग कई बार क्वेश्चन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें मिले जहां एक क्वेश्चन के अंदर चेंज करके आंसर्स मिलते हैं या आंसर बदलते हैं, या फिर आंसर्स के साथ जो अलग ऑप्शंस है उनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सके। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। थैंक यू।